Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक मुआशरे और सोसाइटी की तालीम होती है। यकीनन मुआशरे को ताबनाक बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को तालीम याफ्ता बनाना आज वक्त की अहम जरूरत बनती जा रही है। इसी की जानिब पहल करते हुए मिल्लत डेवलपमेंट ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट ने यह बेड़ा उठाया और मिल्लत की उन बच्चियों को फोकस करने में कामयाब रहा जो किसी ना किसी हवाले से तालीम से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। यह और चीज कि इसमें मिल्लत के बच्चों को भी शामिल किया गया है और उन बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या चीजें दरकार हैं उसे फोकियत देते हुए मुस्तकिल उनकी तरबियत की जा रही है। शहर के HBR लेआउट में वाक़े इस ट्रस्ट ने अब तक न जाने कितने बच्चों को फैज़याब करने में कामयाब रहा। आज उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम था और इस सिलसिले में एक कार्रवाई मुनक़िद हुई जिसमें शहर के कई समाजी शख्सियात शरीक रहीं। जो शख्सियात आज यहाँ शरीक हुई जानते हैं उनके एहसासात क्या हैं। मिल्लत के ऐसे इदारे जो मुसलसल दिन रात खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर काम कर रहे हैं, कैसे उनकी पज़ेराई होनी चाहिए, कैसे इक़दामात अपनाए जाने चाहिए, जानते हैं इन डिग्नेटरीज से। जी मैम, आज आपने इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम किया और अपने ख्यालात का भी इजहार किया। कैसे ऐसे जो इदारे काम कर रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, हम ईमान से हैं, इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ एनजीओज। कोविड के समय हमने देखा कि सारे एनजीओज इकट्ठा होके एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम के तहत काम किए। जैसे कोविड खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो ताल्लुकात थे हमने वो उसको जारी रखे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ एनजीओज। ये ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर है। तभी हमने वो एनजीओज जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो सारे एनजीओज इकट्ठा हुए और हमने डिसाइड किया कि ये जो गैप है जो स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच, हमारे बच्चे सारे डिग्री तक पहुंच जाते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। बहुत बड़ा गैप था। हमने देखा कि वो गैप स्किल का है और वो गैप सॉफ्ट स्किल्स का है। तो हमने ये करार किया कि हम लोग आगे चल के ऐसा काम करेंगे जहाँ पे दूर दूर तक, मतलब रूरल तक भी पहुँचेंगे और हम स्किल्स देंगे। एंड जो स्किल्स से शुरुआत हमने किया वो है डिजिटल स्किल्स। तो डिजिटल लिटरेसी करने का हमारा ये विजन रहा है। 2025 तक हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला, कि हम 2000 हुनर एकेडमी सेंटर्स करें। तो उनमें से एक है मिल्लत डेवलपमेंट ट्रस्ट का यूनिटेक एकेडमी। तो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और कोलैबोरेट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक नेटवर्क बन चुका है जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं हर चीज़ के। जैसे कि शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसके हमारे फॉर्म में एक्सपर्ट्स हैं। वो एक्सपर्ट्स अपना टाइम निकालते हैं और अपना एक्सपर्टीज हमें देते हैं। मैम, सवाल ये है कि मिल्लत के अंदर कई ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनके अंदर क्वालिटीज हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, लेकिन अक्सर होता यह है कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स फराहम करने के लिए और ज्यादा इस सिलसिले में लोगों को मायल करने के वास्ते क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, ये तरीका होना चाहिए कि हम लोग अगर छोटे छोटे इदारे खोलें तो हम रीच आउट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि रीच आउट ज्यादा नहीं हो रहा। 1 साल शुरू हो गया हमें काम करते हुए, लेकिन रीच आउट इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि हमारी कम्युनिटी के कॉलेजेस कहाँ पे हैं, तो हम कम्युनिटी कॉलेजेस जा रहे हैं अभी जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो हम जाके उनको बताते हैं कि आप ग्रेजुएट होने से पहले ये कोर्सेज कर ले और ये स्किल्स आप हासिल कर ले, ताकि जब आपका कोर्स खत्म हो जाए आप तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए और जॉब हासिल करने। और सबसे बड़ा मसला ड्रॉप आउट का है। बच्चा SLC तक पहुंचते पहुंचते 7th 8th तक उन्हें ड्रॉप हो जाता है, तो उससे आगे जाने के लिए ना कोई, अब ऐसे जो एक्टिविटीज होते हैं ये हायर स्टडीज के बच्चों के लिए होते हैं। तो लोअर स्टडी के जो बच्चे होते हैं हमारे पास, लोअर क्लासेस के, उन लोगों के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग ऑलरेडी बन चुकी है एंड ये इदारे चल रहे हैं। जैसे कि लर्निंग पॉइंट फाउंडेशन है जो NIOS चलाता है और ये जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं मस्जिद वन मूवमेंट के तरीके से। मस्जिद
मस्जिद वन मूवमेंट भी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का एक इनिशिएटिव है, जहां पे 10 मस्जिदें शुरू करके इकट्ठा होके एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं ड्रॉप आउट बच्चों को और उनको NIOS के तहत उनका बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं। ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी सरकारी स्कीम्स की शक्ल में ऊपर से कोई स्कीम रिलीज तो होती है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते वो स्कीम दम तोड़ देती है। कोई भी स्कीम, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हो, इकोनॉमिकल एंगल से कोई लिया जाए, कोई भी स्कीम, तो ऐसे स्कीम्स जो लोअर ग्रेड तक पहुंचे, इस सिलसिले में क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, जो अब गवर्नमेंट हो या इम्पोर्टेंट बॉडीज हो, जो भी स्कीम्स रिलीज करती हैं, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड, पॉलिसी डेवलपमेंट रिलेटेड, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती हैं, वो इनका फायदा होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो बीच वाले जो नेटवर्क बॉडीज होते हैं, नेटवर्किंग बॉडीज होते हैं, या जैसे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, अगर वो उसको अहमियत ना दें और स्टूडेंट आउटरीच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करें, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज नॉट अटेनेबल, या वो जो सस्टेनेंस उसका जो सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो नहीं होता है। अल्टीमेटली इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जो भी स्कीम आए वो सस्टेनेबल हो, ज्यादा देर के लिए चले, एंड उसमें जो भी स्टूडेंट्स ट्रेन होते हैं या उस कोर्स का जो फायदा लेना होता है उनको, they get the benefit out of तो it. उसे सक्सेस करने के पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअल वहां तक, वो लेवल तक पहुंचती ही नहीं स्कीम। करेक्ट। सो इसके लिए आई थिंक हमें और थोड़ा फोकस्ड प्लान बनाना चाहिए, जिसमें हम वी इन्वॉल्व पीपल हु आर इनटू पॉलिसी डेवलपमेंट एज वेल एज जो उनका इंक्लिनेशन है कि हम ये करें। So they should be involved in that kind of work to really come out and take care of these processes. अब चलो एक जैसे आधार करना था हमको, सब में उसी में लग गए। So because there were people to do it, it was possible. So अलग डिपार्टमेंट तकसीम कर लेना है। एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसमें लोग रहना चाहिए, उनको भी प्रॉपर्ली मोटिवेट करना चाहिए सैलरी के साथ या एक पोजीशन के साथ। बचपन से हमें लोगों को बताया जाता था कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। We used to do it. पैरट जैसा पढ़ते थे, राइट, लाइक तोता जैसा सिखाया जाता था। जैसे सूरह फातिहा, ये सूरा है, ये सूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में होता था। बट वी डिडंट नो कि क्या एग्जैक्टली है, उसका मीनिंग क्या है। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा बचपना, हम लोगों को किताबें देते थे, बट वो इंग्लिश मीनिंग ऐसा होता था, दी दाओ, जो समझ में नहीं आता था, एंड वी यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बैंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी मदरसाज जहाँ इंग्लिश में भी तालीम देते हैं अबाउट कुरान, द मीनिंग एंड ऑल दैट। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एसोसिएटेड विद सच अ मदरसा, और जब माना मालूम हुआ कुरान में क्या है, वी स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद कुरान। मालूम हुआ कि क्या है, क्या नहीं है, कि अल्लाह सुब्हानो तआला व्हाट ही वांट्स टू टेल अस, क्या हमको बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ों से दूर रहना चाह रही। बट ऐसा भी होता है दोज हु जो मदरसे में जो आती, जब लड़कियां आती हैं, दे आर सो खामोश चुई मुई सी रहती है, 1-2-3 महीने आगे, सो दे थिंक दे आर बिग आलिमास, राइट। वो भी इज़ नॉट गुड। अब अल्लाह सुब्हानो तआला हिमसेल्फ हैज सेड, सूरत 2 पारे में सैखुल में बताया जाता है कि आपको क्या होना है, उम्मत वसता, एक दरमियानी। डोंट बिकम एकदम ऊंचे या दूर ही ना हो, दरमियानी रहो। तो इट्स वेरी इम्पेरेटिव हर एक को कुरान में क्या है, बस कुरान इज वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानो तआला। प्रॉब्लम है हम लोग पैरेंट जैसा बनते जा रही है, दैट्स अ मेन रीजन व्हाई वी आर अवे फ्रॉम दी। मिल्लत डेवलपमेंट ट्रस्ट की जो कारकर्दगी थी, उसकी तस्वीर जानने के लिए चलिए चलते हैं मोहतरम मीर ज़ियाउल्लाह साहब से, जानते हैं जो इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, इदारा कब से वजूद में आया, क्या एक्टिविटीज़ अमल में लाई जा रही हैं, जानते हैं मोहतरम ज़ियाउल्लाह साहब से। इदारा 2016 से है। हमने 4 साथियों जो रिटायर्ड थे, और तो हमने ये सब लोग रिटायर्ड थे, हमने सोचा कि क्यों ना हम खिदमत, कौम की खिदमत या कम्युनिटी की कुछ खिदमत कर सकते बोलते। तो हमारे घर से मेरी एक छोटी ऑफिस है, मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशनली, मेरी ऑफिस है, वहाँ से इदारा शुरू हुआ। वहाँ पे मीटिंग रखते थे, तो हमने बच्चों को स्कॉलरशिप देना शुरू किया। उसके बाद में मस्जिदों को अपग्रेडेशन ऑफ मदरसास, रेसिडेंशियल स्कूल्स
करके, उससे 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट से दिए थे, तो उससे कोशिश करके करीब 10-12 मस्जिदों के लिए हमने वो माइनॉरिटी से अपग्रेडेशन का 10-10 लाख रुपए उनको फराहम किया। उसके बाद हम सोचा कि भाई ये ड्रॉप आउट्स को उनको कोशिश करेंगे बोल के, वहाँ से भी कोशिश हुई। उसके बाद जब कोविड का सिचुएशन आया 2020-21 में, तो उस वक्त किल्लत हुई, महसूस हुई कि भाई ग्रेजुएशन हो रहा है लेकिन उनको वो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड है। तो वहाँ से हम 7 डेस्कटॉप लेके वहाँ से आगाज़ हुआ, सिर्फ 7 डेस्कटॉप लेके वहाँ से आगाज़ हुआ। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद होते 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 करीब 20-25 स्टूडेंट हुए। वहाँ से बिल्डिंग शिफ्ट हुई, यहाँ पे आए प्रेसिडेंसी कॉलेज वाले, और हमारे आप जो फंक्शन हुआ वो आप देखे होंगे या देखे रहे। तो उसके इससे आज करीब हमारे पास 15-20 सिस्टम्स हैं, और 2 बजे से बैचेस शुरू होते हैं। ज़्यादातर केजी हल्ली, डीजे हल्ली, टैंडी रोड के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। वो कॉलेजेस रहते हैं, सुबह को अटेंड करने के बाद हमारे पास हम वी आर फोकसिंग ओनली ऑन एजुकेशन, दैट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन। अब हमारे पास MS वर्ड है, टैली है, डिजिटल प्लस, वैसे सब वो तालीमात दे रहे हैं, कोर्सेस। महाना उसका ये महाना का कोर्स है, महाना 1.5 महीना 2 महीने वैसा। और उसके लिए फ़ीस हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 250 रुपये लेते हैं। वो भी इनिशियल एडमिशन फ़ी है, वो भी मटेरियल सप्लाई करने के वास्ते, जो उनको जो स्टडी मटेरियल है वो सप्लाई करने के लिए हम ले रहे हैं बस। तो एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहता है? अगर कोई भी बच्चा यहाँ से रुजू होना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, यहाँ पहुँचना चाहे, तो उसके लिए कोई फॉर्मेट है, क्या सिस्टम है? ये खुद सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिलअप करके देना पड़ता है। एडमिशन फौरी मिल जाता है या उसके लिए वेट करना? नहीं, बैचेस में अगर जगह खाली है तो हम ले लेते हैं, वरना तो थोड़ा वेट करना पड़ता है बस। वो 1 घंटा 1.5 घंटे का यह है। कॉलेज होने के बाद से कॉलेज की SSLC है, इवन 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी जो अगर उनको ABCD इंग्लिश आता है, बहुत सारे बच्चे हैं वैसे भी, हाँ, लेकिन ज़्यादा 10th के बाद जो है बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम ले रहे हैं। तो तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद, उनका एक कोर्स मुकम्मल हो जाने के बाद अक्सर उनको रोज़गार का मसला पेश रहता है, तो उस सिलसिले में कोई गाइडिंग होती है यहाँ से? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी आबाद ज़रूरतमंद बच्चों को ले सकते हैं। अब तक हम करीब 650-700 बच्चों फारिग हो चुके हैं। उसमें 30 to 40% दे हैव गॉट द जॉब, फ्रॉम 8,000 अप टू 30,000। अब हाल ही में करीब ये गूगल मैपिंग का जो था, अभी हमारे साथी बता रहे थे फंक्शन में, उसमें करीब कितने बच्चों को मिला है? 8 बच्चों को गूगल मैपिंग में जॉब मिला है। ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उनको जॉब मिला है। बहुत सारे ऐसे हैं, वो बच्चे हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी काम कर रहे हैं, जो यहाँ से तालीम पाने के बाद उनको काम मिला। यकीनन एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा रहा है। बिलखुसूस मिल्लत के जो बच्चे एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, उनको ऐसे कोर्सेस से वाबस्ता करके आपने अपनी मेहनतों का आगाज़ किया है। तो क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हायल हैं इस मामले में? और एक तो रिस्पांस नहीं है, खासकर लड़के इसमें बहुत कम आ रहे हैं, और हमारा बिल्कुल मुफ्त रहने के बावजूद स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है। अगर स्टूडेंट्स आए तो हमें इंशाअल्लाह उनकी आपके ज़रिए ही करते हैं। सर, चूँकि आप एक सदर के ओहदे पर भी हैं, इससे पहले सरकारी तौर पर भी आप वाबस्ता रहे, अक्सर शिकायत हमारे ऑफिसर्स के साथ, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिल्लत के खुसूसन जहाँ काम किए हैं, जहाँ जिनकी नुमाइंदगी रही, उन लोगों से अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब तक वो इख्तिदार पर रहते हैं, जब तक वो सीट पर रहते हैं, मिल्लत को फ़ायदा नहीं पहुँचाते। रिटायरमेंट के बाद ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या कहना है इस सिलसिले में? ये बात ऐसी नहीं है, ये एक आध ऑफिसर्स ऐसे होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है। नहीं, मिल्लत को जहाँ फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, जितना फ़ायदा होना चाहिए था, वो आला ओहदों पर रहकर अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचा सकते थे, लेकिन वहाँ उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं या क्या मामलात हैं, वो अपनी जगह, उस कदर उनका फ़ायदा नहीं होता मिल्लत का। फिर रिटायरमेंट के बाद अक्सर तौर पर इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे ऑफिसर्स वगैरह, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग अभी फिलवक्त ड्यूटी पर हैं, जहां मिल्लत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? एक तो जो भी मिल्लत का वो ऑफिसर्स हैं, वो अक्सर मैं देखा हूँ कि मिल्लत का दर्द रखते हैं, मिल्लत के लिए काम करते हैं,
कुछ मजबूरियां भी रहते हैं उनके, लेकिन अक्सर मुस्लिम ऑफिसर्स बाय एंड लार्ज कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं। नहीं, अब जो मौजूदा मुस्लिम ऑफिसर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वही कि भाई इंटीग्रिटी से काम करें। अब जब इंटीग्रिटी से काम करते हैं तो हम कभी फायदा कर सकते हैं। अगर उनके ही खामियां होंगे तो वो मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती उनके लिए। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।